सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान। नए साल के आगाज़ ने नई उम्मीदों को, नई ख्वाहिशों के साथ साथ पुराने ज़ख्मों पर मरहम भी रखा है। पुरानी ख्वाहिशात और मुतालिबात की तकमील के लिए नए वादे भी किए हैं। अपने अज़म को मुतज़लज़ल ना होने के लिए और मुसलसल जद्दोजहद करने के लिए अपने आप को तैयार भी कर लिया है कि आज़ादी के दिन बस अब बहुत करीब हैं। लेकिन अगर कोई नहीं सीखा तो वो है भारत कि सीखने वाली चीज़ है इंसानियत और इंसानों की भलाई। लेकिन वो तो भारत के वज़ीर आज़म समेत पूरी बीजेपी को सीखने की ज़रूरत है कि इंसान को इंसान तो समझ लो भाई। रामपुर के किला में मौजूद सदियों साल पुरानी मस्जिद को इंतज़ामिया के ज़रिए रात के अंधेरे में शहीद करना और मस्जिद में मौजूद कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती करना बहुत तकलीफ दे है, काबिल मज़म्मत हरकत है। जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। भारतीय रियासत है जी मध्य प्रदेश, वहाँ पे मुसलमानों की मस्जिद को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, मस्जिद के अहाते में नारेबाजी की गई और हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद की बेहुरमती करते हुए झंडे भी लगाए। इससे पहले भी 1992 में 1992 में बीजेपी के इंतहा पसंदों ने जो रियासती सरपरस्ती आप कह लें उसमें बाबरी मस्जिद को शहीद किया था, जो मुसलमान मुखालिफ मजहबी आज़ादी बैनुल-अक़वामी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी थी। ये जो 1992 का इक़दाम है ये ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि बाशऊर दुनिया के दिमागों में आज भी ताज़ा है। बाबरी मस्जिद की शहादत नाम नेहाद जमहूरी भारत पर अगर मैं कहूँ कि एक तारीखी स्याह धब्बा है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में भारत में मुसलमानों की इबादत गाहों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा। भारत में मसाजिद पर हिंदू इंतहा पसंदों के हमले अभी भी जारी हैं और मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात के जरिए भारत में मुसलमानों को खौफज़दा किया जा रहा है। जाली मुकाबले, मावरे अदालत, हलाकतें और गैर कानूनी हिरासतें काबिज भारतीय फौज का वतीरा बन चुकी हैं। साल 2020 में गासिब भारतीय फौज ने 264 कश्मीरियों को शहीद किया। 264। दुनिया नए साल की खुशियां मना रही है और कश्मीरी अब भी अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं। सोचें ज़रा, भारतीय फौज नौजवानों को शहीद करके नामालूम मुकाम पर फेंक देती है। कश्मीरी खवातीन भारतीय मकबूजा वादी में जाली मुकाबले में कश्मीरी नौजवानों के कत्ल के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मोदी सरकार ने मकबूजा वादी को कत्लो गारतगरी का मैदान बना दिया है। ये सिलसिला कब तक चलता जाएगा? कौन रोकेगा इससे? और भारत को कब शर्म आएगी? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं। कमर चीमा साहब तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया चीमा साहब ज्वाइन करने के लिए। अतर काज़मी तजियाकार है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अतर आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और भारतीय सहाफ़ी हैं प्रशांत टंडन, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं अतर आपसे करना चाहूँगी। अतर, भारत ये समझना ही चाह रहा कि भारत ये क्या कर रहा है। भारत में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिन्हें भारतीय आइन के तहत तमाम हुकूक मुयस्सर हैं। वो अपनी तमाम कुव्वत से, ताकत से मुसलमानों के पीछे आखिर क्यों पड़ गया है? क्या वजह नजर आती? किसी किस्म का कोई एहसास कमतरी है भारत के लोगों को? बीजेपी गवर्नमेंट की खासतौर पर अगर हम बात करें कि मुसलमानों को किसी तरह दबाया जाए, ये किसी कॉम्प्लेक्स की वजह है? क्या वजह आपको समझ आती? क्या वजह है? देखिए, इसकी मेन वजह तो वही है कि इस वक्त वहां पे जो लीडरशिप है उनके अगर आप बयानात देख लें, इनके सीनियर लीडरान हैं बीजेपी के, वो किस किस्म के बयानात देते हैं, माजी में वो किस किस्म की हरकतें करते रहे और हुकूमत की पॉलिसीज क्या हैं, उन्होंने जान के ऐसा सेंटीमेंट उभारा है भारत के अंदर जिसके अंदर वो लोग जिनके दिलों में नफरत तो थी लेकिन वो डरते थे, वो बोलते नहीं थे। इन लोगों के आने की वजह से इन लोगों को शय मिल गई। हाँ, अब ये हम यहाँ पे मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर हम पीछे चले जाएं तो क्रिश्चियंस और दीगर माइनॉरिटीज हैं, उनके साथ भी इस तरह का सलूक होता रहा। हमें अभी तक याद है कि ऑस्ट्रेलियन फादर थे ग्राहम स्टुअर्ट, जिनको 1999 में 2 बेटों समेत एक उनका बेटा 10 साल का था और एक 6 साल का बेटा था। उस ऑस्ट्रेलियन फादर को, प्रीस्ट को, पादरी को भारत में जिंदा जला दिया गया उड़ीसा में। तो ये तो एक इस तरह की इंतहा पसंदी वहां पे मौजूद थी। लेकिन अब हुआ ये है कि अब इंतहा पसंद हुकूमत में आ गए। अब जब वो हुकूमत में आ गए हैं, जिन लोगों से वो ये इंतहा पसंदी बेच के, नफरत बेच के जिन लोगों से इन लोगों ने वोट लिए हैं, अब ये उनको रोक नहीं सकते। अब ये किस मुंह से उनको रोकेंगे, किस मुंह से उनको मना करेंगे? तो इनका जो वोटर है वो इम्बोल्डन्ड हो गया है। वो लोग जिनके दिलों में नफरत थी वो अब खुल के सामने इजहार कर रहे हैं। और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी हमने देखा इसी तरह होता है। जब क़यादत
ऐसी आ जाए जो क़यादत दूसरों से नफरत करती हो, जिसका काम ही नफरत बेचना हो, फिर वो जर्मनी हो या अमेरिका हो या इंडिया हो, फिर इसी किस्म के हालात हमें नजर आते हैं। ठीक है जी, इसी किस्म के हालात हमें नजर आते हैं। प्रशांत, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपके मुल्क में अक़लियतों के साथ जो सुलूक हो रहा है प्रशांत, मेरे ख्याल से आपसे ढका छुपा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप माने ना माने ये अब मैं कुछ नहीं कह सकती। बीजेपी की गवर्नमेंट जो क्या पॉलिसी है उनकी, नरेंद्र मोदी क्या पॉलिसी लेकर आए, वोटर्स ने क्या सोचकर उनको वोट दिया है? यानी वहाँ के लोग खुश होते हैं जब वहाँ पे मुसलमानों को, न सिर्फ मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, तमाम माइनॉरिटीज को दबाया जाता है। और तो और अफसोस के साथ आपके यहाँ जो जात पात का कॉन्सेप्ट है, छोटी जातों वालों को बड़ा जलील किया जाता है, दलित के साथ क्या सलूक किया जाता है, वहाँ पे लोग किस तरह सफर कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं बतौर हिंदुस्तानी, बतौर भारतीय, आपको शर्म आती है? डॉक्टर फिजा, आपने बड़ा अजीब ढंग से इस प्रोग्राम को शुरू किया और 2021 के पॉजिटिव नोट के साथ साथ आपने बहुत ही एजेंडा ड्रिवन एक तकरीर रखी है। और जब आप बात कर रही हैं वो फ्रिंज एलिमेंट है, वो फ्रिंज एलिमेंट 2021 के आगाज में जहां आप लोग खुशियां मना रहे हैं, अभी भी कश्मीरी लोग अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, इसलिए मैंने इस तरह स्टार्ट किया पाकिस्तान में, क्योंकि बतौर इंसान मुझे तकलीफ है, अजियत है। एक मंजिल को अब इस तरीके की अगर फहरिस्त हम जोड़ेंगे तो अभी परसों की बात है कि पाकिस्तान में एक मंदिर को डैमेज कर दिया गया, उस पर लंबा प्रोसेसन हुआ वहाँ के डॉक्टर रमेश के लीडरशिप में। तो ये देखिए, अगर इसको आप लोग कौन सी बातें शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसका जवाब में कमर साहब आपसे लूंगी, जरा इनकी बात सुनिएगा, ठीक है? टंडन साहब कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिएगा। जी टंडन साहब कंटिन्यू। बात तो डॉक्टर फिजा आपने शुरू की, मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ कि ये नया साल की शुरुआत है। आप बात करें, हकाइक पे मबनी बात करें, सही बात करें, मैं आपकी बात सुनूंगी। चलिए, आप अभी भी बात करें, आप जो भी बात करें, मैं आपकी बात सुन रही हूं, बात कंप्लीट करें। जी जी, तो हम बात करें कि हम पुराने बैगेज को लेके अगर चलते रहेंगे, 71 का बैगेज, कश्मीर का बैगेज, तो हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। तो अब ज़रूरत ये है कि हम, अब देखिए, हम दो मुल्क हैं, हम एक ही ज़बान में बात कर रहे हैं और इस बैगेज को छोड़ के हम नया रास्ता संभालें, वीज़ा को रिलैक्स करने की बात करें, कुछ कल्चरल एक्सचेंज की बात करें। हमारे स्टार्स आपके यहाँ पॉपुलर हैं। अच्छा प्रशांत साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने तो बड़ी बार आपको दावत दी कि चले बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत से हल निकालते हैं, जंगें तो हल नहीं होती। आए दिन आपके नरेंद्र मोदी के सर पे जंगी जुनून सवार रहता है, वो आए दिन वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमला कर दिया जाए, और वो भी जाली जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के करते हैं वो, उसके बाद आपका मीडिया भी झूठ बोलता रहता है। तो आप लोग मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते हैं। कश्मीर पे भी आप लोग काबिज हैं। 2021 की आप बात करें ना, तो 2021 में बैठ के मुज़ाकरात तो करें ना, नरेंद्र मोदी सब करेंगे मुज़ाकरात। बिल्कुल, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और ये तमाम, मैं तो इसके पक्ष में हूं। क्यों नहीं कर रही आपकी गवर्नमेंट? आपको क्या लगता है? आपने बड़ी अच्छी बात की, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्यों मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही? देखिए, मैं गवर्नमेंट का यहाँ पे स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ, मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको कह सकता हूँ कि हाँ। लेकिन आप एक तज्जियाकार है ना, आप सिचुएशन को एनालाइज तो कर सकते हैं कि आपको क्या वजह समझ आती है, आप तमाम चीजों पर नजर तो रखते हैं। डायलॉग होना चाहिए, कंपोजिट डायलॉग होना चाहिए, दो हैंगिंग फ्रूट को पहले पकड़ना चाहिए, चाहे वो वीजा रिलैक्सेशन की बात हो, कल्चर एक्सचेंज की बात हो। 26/11 से पहले भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे कल्चर एक्सचेंज होते थे, हम उसको याद है। हम वो जो कुएं सूख गए उनमें दोबारा पानी डालें ना, बजाय कि हम शुरुआत करें एक नए साल पहले दिन हम शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे जो अभी नफरत के और बैगेज को लेकर हम अगर शुरुआत करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा डॉक्टर फिजा। फिर तो हम ऐसी बातें बहस करते रहेंगे, जो इंडियन मेनस्ट्रीम मीडिया करता है वही पाकिस्तान मीडिया करता है, और ये होता रहेगा। आपकी टीआरपी और व्यूअरशिप बनती रहेगी, पॉलिटिशियंस की दुकान चलती रहेगी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। हम दोनों मुल्क में जहालत है, तमाम हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन के डिमांड है, और हम दोनों मुल्क जो हैं वो आर्म्स रेस में पड़े हुए हैं। तो अगर इस अपना जीडीपी का बड़ा हिस्सा हम हेल्थ और एजुकेशन में डालें बजाय कि वेपन्स खरीदने के, ये चीज़ें होनी चाहिए। कोरोना के बाद दुनिया खुलेगी तो कैसे
हम उससे डील करेंगे एज ए सब कॉन्टिनेंट। अमेरिका में नया निज़ाम आने जा रहा है तीसरे हफ्ते से, वो उसके रिफ्लेक्शंस इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे। ये बातें करें ना हम। सही, ठीक है जी, ठीक है। कमर, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। वो कह रहे जी हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन इनकी गवर्नमेंट क्या बातें करने के लिए तैयार है? हमने तो बहुत बार दावत दी है मुज़ाकरात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि मुज़ाकरात हल होते हैं। और दूसरी बात है, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कमर, कि हम दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते हैं। भारत हमारा फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें कि पड़ोसी है, हम तब्दील नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान को अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकता, ना वो कहीं जा सकते ना हम कहीं जा सकते हैं। तो ये बात इनको क्यों समझ नहीं आती है? देखें, आपको ये बात समझने के लिए इस चीज की समझ होनी चाहिए कि डॉक्टर साहिबा, इंडिया इस वक्त एक सेकुलर कंट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं अपना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में इंडिया का बना था, इंडिया उसको फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं 2014 से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडिया एक हिंदू रिलीजियस सोसाइटी बन चुका है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर बदलना चाह रहे हैं, और उन्होंने काफी हद तक चीजें बदल ली हैं। सो एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, जो चाहते हैं कि हम आइंदा से जो हिंदुस्तान का जो तौर तरीका है, जो हिंदुस्तान का जो जिंदगी का लाएअमल है, वो हिंदू वे ऑफ लाइफ से गुजरेगा। सो हमने तो आज से 75 साल पहले ये आज़ादी हासिल कर ली। हमें तो पता था कि ये इनकी सोच कैसी है, और हम मुसलमान थे और हम मुसलमान हैं, और हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल कर लिया। इनको 2014 में पता चला है कि इस मुल्क को तो हिंदू मजहब के ऊपर बनना चाहिए था। सो आज ये एक तो 2014 में एक्सपोज भी हो गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पाकिस्तान में तो हमारी सरकार कहती है कि आए डायलॉग करें, ये क्यों नहीं कहते डायलॉग करें? इसके लिए इनका माइंडसेट समझने की जरूरत है, और वो माइंडसेट नरेंद्र मोदी की वजह से एक्सपोज हो चुका है। 2014 से आप देखें, बॉर्डर बंद हैं, जो कल्चरल एक्सचेंज था वो खत्म है, उसके बाद जितना डायलॉग था वो खत्म हो गया, तमाम कोऑपरेशन खत्म हो गए, इकोनॉमी बंद हो गई, एलओसी के ऊपर वायलेशंस बढ़ गई, कश्मीर में मामलात बिगड़ गए। क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा? सारी दुनिया को पता चल रहा है, और इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हिंदू मेजॉरिटेरियन मुल्क बनाना चाह रहे हैं। और एक चीज याद रखें, इंडिया की अवाम ने नरेंद्र मोदी को 303 सीटें दे के लोकसभा में ये साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी और इंडिया की अवाम एक हिंदू मजहबी रियासत चाहते हैं। अगर हमने ये ना समझा कि इस वक्त इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों के हाथ में है, तो हमें बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। सो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं डॉक्टर फिजा, वो अगले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में इस अंदाज से बनानी पड़ेगी कि इंडिया में एक हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों की हुकूमत है। अगर ये हमने पॉलिसी इस अंदाज से ना बनाई तो हमें मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। सो इस वक्त दुनिया को तो पता चल ही चुका है, लेकिन दुनिया तो चीन के साथ भी रहती है जो किसी खुदा को नहीं मानते। दुनिया इंडिया के साथ भी रहेगी और वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान को अपना जो पॉलिसी है भारत के लिए वो अगले 20-25 साल की बनानी पड़ेगी, और उसमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी ना बनाया जाए। खुदारा हमारे अदारे और हमारी हुकूमत और हमारी सियासतदान जो है, सियासी जमातों को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस एंगल से देखना है कि इंडिया अब एक सेकुलर कंट्री नहीं है, इंडिया एक हिंदू मजहबी रियासत है। अच्छा जी, ठीक है कमर, आपका पॉइंट आ गया। अतर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छी बात की कमर चीमा साहब ने कि जी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें वो लॉन्ग टर्म देखना होगा, हमें टेम्परेरी चीज़ें नहीं देखनी होंगी, शॉर्ट टर्म नहीं देखनी होंगी। लेकिन अतर इंसानियत कौन सिखाएगा बीजेपी गवर्नमेंट को? इंसानियत कौन सिखाएगा नरेंद्र मोदी को? जो उनकी सिन्हा, जो भारतीय सिन्हा है कश्मीर में जो जुल्म कर रहे हैं, उनको कौन रोकेगा उससे? देखें, पहली तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने भारत से हमें ज्वाइन किया, मैं उनकी बातों से 100% मुत्तफिक हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बढ़ने चाहिए, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और मेजॉरिटी में समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी और भारत के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो। पर प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त भारत के अंदर वो लोग, आपने इंसानियत की बात की, इस वक्त भारत के अंदर वो लोग हुकूमत में हैं जो पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। वो अखंड भारत की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो पूरा रीजन है
ये रीजन ही पूरा एक है, उसको डिवाइड कर दिया गया, हमारे मुल्क के टुकड़े किए गए। अगरचे के हिस्ट्री में, तारीख में इंडिया कभी कोई मुल्क नहीं था, मुख्तलिफ रियासतें थी यहाँ पे। और जब 1947 में इस रीजन को दो तोड़ के जब मुख्तलिफ मुल्क बने माफ कीजिएगा, उसमें इंडिया भी बना, पाकिस्तान भी बना। तो इस वक्त तो वहां पे ये इस तरह के लोगों की हुकूमत है कि जो किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उनको आप इंसानियत किस तरह सिखाएंगे? उनकी इंसानियत इस वक्त आपको नजर आ रही है दिल्ली में जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीरी तो चले बुरे हैं ना, कश्मीरी तो आतंकवादी हैं, पाकिस्तानियों के साथी हैं। आज पंजाबी क्यों वहां पे निकले हुए बाहर? आज बाकी किसान क्यों बाहर निकल के एहतजाज कर रहे हैं? मसला ये है कि इंसानियत अगर हुकूमत में नहीं होगी तो हर इंसान तंग होगा। उससे सिर्फ मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू तंग नहीं होता, इंसान तंग होता है। तो जरूरत ये है कि वहां पे जो लोग इस वक्त इक्तदार में हैं वो थोड़ा सा कोई इंसानियत का ख्याल करें और अपने अंदर इंसानियत पैदा करें, ताकि भारत के अंदर इंसानों की जिंदगी बेहतर हो। ठीक है प्रशांत साहब, आपका लास्ट कमेंट। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने दोनों साथियों से कि देखिए, भारत में पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, और डेमोक्रेसी हमारे सोसाइटी का इनहेरेंट पुर्जा है। उसको आप हमारे भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारेगी, जीतेगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ फौजी हुकूमत नहीं आ जाएगी। अच्छा, मेरी बात जरा सुनिएगा प्रशांत, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। डेमोक्रेसी होती है जमहूरियत, जमहूरियत में जो जमहूर होता है ना, वो होता है अवाम, यानी जो वोट देता है जमहूर। तो क्या वहाँ पे जो मुसलमान है, वहाँ पे जो सिख है, वहाँ पे जो क्रिश्चियन है, वहाँ पे जो दलित है, क्या वो जमहूर नहीं है? बिल्कुल है। यानी इसमें जुल्म किया जा रहा है, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। बहुत स्ट्रांग सिविल सोसाइटी है, जो अगर ऐसी बातें होती है उसका विरोध भी होता है। वहाँ पे तो मखसूस लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है ना, बाकियों में तो जुल्म और सितम का सिलसिला ढाए चले जा रहा है भारत। अब तो हमारे साथी फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, फार्मर प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन वो फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो उनसे सरकार की बात भी हो रही है। तो ये हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है ना, वो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो डीप रूटेड डेमोक्रेसी है। वो सरकार के आने जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे कंट्री का सेकुलर नेचर है। कुछ चीजें होती हैं। ठीक है प्रशांत साहब ने जो डेमोक्रेसी की बात की, जमहूरियत की डेफिनेशन सुनाई, प्रशांत साहब आपको लगता है कि वहाँ पे जिस तरह की सेकुलर इंडिया खुद को कहते हैं और कितने सेकुलर है पूरी दुनिया के सामने, तो क्या यही डेमोक्रेसी वहाँ पर है? मतलब जमहूरियत में जमहूर होता है, जमहूर का मतलब होता है वोटर, अवाम। वो जो जमहूर है मखसूस वो जात पात का होगा, हिंदू धर्म से होगा तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, माइनॉरिटीज में होगा तो उसको तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दिया जाएगा। जी कमर चीमा साहब, चीमा साहब मुझे नहीं सुन पा रहे जी। अतर आपका लास्ट कमेंट। जी मेरा तो लास्ट कमेंट यही होगा कि हमारी ख्वाहिश है कि जो नया साल आया है 2021, इसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हों, दोनों तरफ अमन हो। इसलिए कि जब अमन नहीं होता तो उस भी इंसान सफर करते हैं, इस तरफ भी इंसान सफर करते हैं। तो हमारी तो ख्वाहिश यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अमन हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।